उसी समय जियांगन के मुख्य अड्डे पर जमीन हिलने लगी। गु कैशन और डुआन फेंग घबरा गए। जमीन के नीचे से आती आवाजें सुनकर वे घबराकर सोचने लगे कि क्या हो रहा है, और उन्हें डर था कि कहीं धरती ढह तो नहीं रही। उन्हें तुरंत शक हुआ कि जियांग चेन रसातल में 9 मियाज़मा पंखों की संतानों को फैलाकर तबाही मचा रहा होगा, और वे इस बात से चिंतित थे कि शायद उसने कीड़ों पर नियंत्रण खो दिया है। डुआन फेंग की आंखें डर और चिंता से भर गईं, और उसने बूढ़े गु से पूछा कि क्या उसे पता है कि क्या हो रहा है। उसने जोर देकर कहा कि वे और लोगों को सतर्क करें और झाई जियांग चेन को तुरंत बुलाएं। अपनी घबराहट के विपरीत गु कैशन ने शांत भाव से अपनी तलवार खींचनी शुरू कर दी। उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और जोर से अपनी तलवार जमीन में घोंप दी, और डुआन फेंग को वहां से चले जाने को कहा, और यह सुनकर अड्डे की रक्षा के लिए वहीं रहने का वादा किया। डुआन फेंग मुड़ा और भागने लगा। जमीन से जहरीली धुंध निकलने लगी, और गु कैशन का ध्यान उस पर गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह रसातल की आभा थी। उसे एहसास हुआ कि कीड़ों की संख्या पहले ही 10 करोड़ से ज्यादा हो गई होगी। उसे याद आया कि कैसे यह आंकड़ा पहले 8 से 8 करोड़ तक उछल गया था, और उसने सोचा कि क्या अब ये फिर से 10 गुना हो गया है। उसे एक भयानक निष्कर्ष सूझा, 8 करोड़। यह वाकई एक भयानक आंकड़ा था। कुछ ही देर बाद झाई लिंगकू बेस पर पहुंचा और उड़ते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके शहर के चारों ओर एक ध्वनिरोधी अवरोध बना दिया। फिर वह जमीन पर उतरा और गु कैशन के पीछे जाकर खड़ा हो गया, और उससे सच बताने की मांग की। वह जानना चाहता था कि जियांग चेन के पास अभी कितने कीड़े हैं, क्योंकि उसने कबूल किया कि उसके लिए भी जमीन से आ रहा कंपन उसके रोंगटे खड़े कर रहा था। गु कैशन की आंखें डर से चमक रही थीं। वह चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब कीड़े जमीन से निकल रहे थे, उसने पलटकर देखा कि भूमिगत कंपन गायब हो गए थे। तब उसे आश्चर्य हुआ कि जियांग चेन उन सभी को नियंत्रित करने में कामयाब हो गया था, एक ऐसा तथ्य जो उसे अविश्वसनीय लगा। गंभीर भाव से झाई लिंगकू उसे गौर से देखने लगा। उसने मांग की कि वह उसे स्थिति बताए, और समझाया कि महान तियानमेन टूर्नामेंट के बाद बहुत संभव है कि दक्षिया और 3 विदेशी द्वीप युद्ध में उलझ जाएं। उसने उसे याद दिलाया कि कीड़े दक्षिया के छिपे हुए पत्तों में से एक थे, और जितनी जल्दी वे उनकी स्थिति जान लेंगे, उतनी ही बेहतर योजना बना पाएंगे। उसने ये जोर देकर कहा कि वह अब उससे ये जानकारी और नहीं छिपा सकता। गु कैशन ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा, अपना सिर एक तरफ घुमाया और घबराई हुई नजर से उसे बताया कि जियांग चेन के पास 80 करोड़ कीड़े हैं। झाई लिंगकू का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसकी आंखें भय और विस्मय से भरी हुई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सच है। गु कैशन ने समझाया कि यह एक अनुमान था। जब वे विचलित थे, जियांग प्रकट हुआ और उसके शरीर पर एक शक्तिशाली आभा थी। वह उनकी ओर चलने लगा और अपने स्वामी का अभिवादन करते हुए घोषणा की कि वह लौट आया है, और उसने झाई लिंगकू की उपस्थिति भी देखी। उसने बताया कि उसने देखा था कि सड़कें काफी अस्त व्यस्त थीं और शहर की रक्षात्मक व्यवस्था पहले ही सक्रिय हो चुकी थी। इसलिए उसने पूछा कि क्या हुआ था। हमारे लड़के की आवाज सुनकर झाई लिंगकू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। गु कैशन का ध्यान जियांग पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। एक शांत निगाह से जियांग उनके पास जाने लगा। उसकी आभा एक राक्षस जैसी थी। गु कैशन उसे देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जियांग में अभी भी यह पूछने की हिम्मत है कि क्या हुआ था। उसने महसूस किया कि हालांकि जियांग चेन में कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था, उसकी अपनी आत्मा इतनी तीव्रता से कंपन कर रही थी कि उसे उसके सामने समर्पण करने की तीव्र इच्छा भी महसूस हो रही थी। झाई लिंगकू ने मुड़कर जियांग से पूछा कि क्या वह जानता है कि नियति पद का दबाव क्या होता है। जियांग भ्रमित हो गया क्योंकि उसे पता नहीं था, क्योंकि उनके चारों ओर हवा बह रही थी।
झाई लिंकू ने उसे बताया कि नियति पद का दबाव एक दमन है जो किसी प्रतिद्वंद्वी पर बिना किसी ऊर्जा का उपयोग किए लगाया जा सकता है। उसने समझाया कि इस प्रकार का अस्तित्व पहले ही नियति पद से ऊपर उठ चुका है, और हालांकि यह निश्चित नहीं था कि यह कोई देवता था या कुछ और, उसने एक महत्वपूर्ण तथ्य जोड़ा। 400 साल पहले जब मानव सम्राट का भाग्य आया, तो ठीक उसी स्तर की एक सत्ता ने हस्तक्षेप किया था। वह उस दृश्य की कल्पना करने लगा, गुजियांग के पशु छिपे के दौरान गुफाओं में जियांग शुवानजी। उसे याद आया कि कैसे युद्ध देवता क्रोधित होकर देव संहारक सेना को राक्षसों के शहर को तहस नहस करने के लिए ले गए थे। उनके सामने एक बूढ़ा नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था, जिसने अपना हाथ बढ़ाया और चमकती आंखों से एक शक्तिशाली लाल प्रतीक को बुलाया। झाई लिंकू को याद आया कि शून्य से उस निशान के प्रकट होते ही उसे और स्वप्नदृष्टा दोनों को गहरा भय महसूस हुआ था। ये सुनकर जियांग की आंखें गंभीरता से भर गईं, ये समझते हुए कि यद्यपि उसके 80 अरब कीड़े मनुष्यों के बीच अजेय प्रतीत होते थे, भूमिगत गुफाओं में अभी भी कई शक्तियां थीं जो उनका सामना कर सकती थीं। वह समझ गया कि उनकी मुख्य कमजोरी यह थी कि उसके अधिकांश कीड़े केवल पहले स्तर पर थे। जियांग उनके पास गया और जिज्ञासु दृष्टि से पूछा कि राक्षस कुल के उस शक्तिशाली सदस्य ने जियांग शुवानजी पर हमला क्यों नहीं किया। उसने सोचा कि क्या इसका मतलब ये है कि वह किसी प्रकार के प्रतिबंध या बंधन के अधीन था। झाई लिंकू की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसने अपना हाथ बढ़ाया और जियांग चेन से पूछा कि क्या वह जानता है कि दिव्य अस्त्रों की सूची में अधिकतम हथियार केवल 6ठे स्तर तक ही क्यों पहुंचते हैं, और क्या ये भी किसी प्रकार की सीमा या प्रतिबंध के कारण था। एक शक्तिशाली द्वार प्रकट होने लगा, और झाई लिंकू ने बताया कि इस सीमा को स्वर्गीय पथ की मुहर कहा जाता है, और इसे एक नए युग की शुरुआत के साथ एक निश्चित संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। वह 3 शक्तिशाली तलवारों की कल्पना करने लगा और बताया कि उदाहरण के लिए मानव सम्राट तलवार, जो दिव्य शस्त्रों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी, वास्तव में 6ठे स्तर से कहीं आगे थी, लेकिन वर्तमान मुहर के कारण वह अपनी शक्ति केवल उसी स्तर तक ही प्रकट कर सकती थी। जियांग ने 400 साल पहले दक्सिया के शक्तिशाली योद्धाओं की कल्पना करना शुरू किया, जिनमें जियांग शुवानजी, झाई लिंकू और महान स्वप्नदृष्टा शामिल थे। स्वर्गीय पथ की मुहर के सक्रिय होने के साथ ही 9 स्तरों की मुहर स्थापित हुई। तभी दक्सिया में क्रमशः मानव सम्राट यानजुन, अग्नि के अधिपति, और उनके जैसे कई अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों का जन्म हुआ। वह हमारे लड़के को घूरने लगा और बताया कि स्वर्गीय पथ की मुहर के अस्तित्व के कारण ही 10वीं कक्षा की भूमिगत गुफाओं और उससे ऊपर के प्राणी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उसने समझाया कि अगर वे ऐसा करते तो वे स्वयं स्वर्गीय पथ द्वारा नष्ट हो जाते। उलझन भरे भाव के साथ गु कैशन ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और बताया कि हालांकि वह नौकरी बदलने वाला नहीं था, लेकिन उसने पहली बार इस बारे में सुना था। जियांग चुपचाप सुनता रहा। जियांग की आंखें डर से चमकने लगीं। अब उसे समझ आया कि आखिरी बार प्रजनन के बाद उसके सिस्टम में एक संदेश क्यों आया था जो उसे आगे बढ़ने से मना कर रहा था। कारण और कुछ नहीं, बल्कि स्वर्गीय पथ की मुहर का अस्तित्व था। झाई लिंकू ने अपना हाथ बढ़ाया और जमीन पर एक विशाल तलवार बुलाई। उसके अनुसार महान तान्यू प्रतियोगिता में बस कुछ ही दिन बाकी थे। उसने संकेत दिया कि जब समय आएगा तो वह दानव नगर के युद्ध क्षेत्र में स्थित बंदरगाह से प्रस्थान करेगा। इसलिए उसने उसे पहले उसके साथ मिलने के लिए लौटने को कहा। गु कैशन ने सिर हिलाया। हमारे लड़के ने अपना हाथ उठाया और झाई लिंकू से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। वे सभी तलवार पर सवार हो गए। उलझन भरी निगाहों से हमारे लड़के ने झाई लिंकू से पूछा कि स्तर 10 के लिए स्वर्गीय पथ की मुहर कब सक्रिय होगी। ये सुनकर वह मुड़ा और उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, और उसने बताया कि मुहर धीरे धीरे सक्रिय हो रही है।
उसने आगे बताया कि एक भविष्यवाणी थी जिसमें कहा गया था कि 3 महीनों में ये पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगी। उसने उनसे मुंह मोड़ लिया और उल्लेख किया कि मूल रूप से प्राचीन देवता के चेतना सागर में उसने 10वें स्तर तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया था, लेकिन किसी ने उसे पूरी तरह से उससे छीन लिया था। जियांग की आंखें आश्चर्य और दुख से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके अनुसार यह अफसोस की बात थी। वे शहर से होकर उड़ते हुए रास्ते में जाने लगे। जियांग ने पूछा कि अगर 10वें स्तर की मुहर पूरी तरह से खुल जाए तो क्या होगा। गु कैशन को जिज्ञासा हुई क्योंकि वह भी जानना चाहता था। उसने बताया कि अगर 10वें स्तर की मुहर पूरी तरह से खुल जाए तो दिव्य स्रोत और कुनून की गहराई पूरी तरह से बन जाएगी। वे पैतृक वृक्ष की कल्पना करने लगे और झाई लिंकू ने उन्हें समझाया कि दिव्य स्रोत 10वें स्तर तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता है। उन्होंने बताया कि अगर 10वें स्तर की मुहर पूरी तरह से खोल दी जाए तो कुनून दिव्य स्रोत वृक्ष तुरंत 10 दिव्य फल देगा और उसके बाद हर साल एक। उन्होंने उन्हें समझाया कि उन फलों को खाने से उनके 10वें स्तर में पहुंचने की प्रबल संभावना है। हालांकि उन्होंने उन्हें इसके दुष्प्रभावों के बारे में भी चेतावनी दी। उन फलों में से किसी एक का उपयोग करके उन्नति प्राप्त करने पर व्यक्ति जीवन भर उसी स्तर पर फंसा रहेगा और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहेगी। दिन का समय था और उसी समय दानव नगर में झाई के निवास में किसी ने जियान को पुकारना शुरू किया। ये झाई थी जो लाल पोशाक पहने हुए थी और प्रसन्नचित निगाहों से हमारे लड़के की ओर हाथ हिलाने लगी। जियान की आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह झाई जुन्यू है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक दयालु मुस्कान दिखाने लगी। ये देखकर गु कैशन क्रोधित हो गया और अपनी उंगली से उसकी ओर इशारा करते हुए झाई लिंगकू से कहा कि झाई परिवार अब सम्मान भी नहीं करता। झाई लिंगकू, जिसने अपनी बाहें पीठ के पीछे कर रखी थीं, ने उस बूढ़े व्यक्ति से बातचीत बंद करने को कहा। कैशन, जो जानता था कि बड़ी प्रतियोगिता नजदीक आ रही है, ने उनसे कहा कि थोड़ा आराम करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिद करो। वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना नहीं भूलते। हमारे लड़के ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और चुप रहा। इस बीच झाई जुन्यू ने गु कैशन को हाथ से अलविदा कहना शुरू कर दिया और उसे चिंता न करने के लिए कहा, अपने स्वामी को आश्वस्त करते हुए कि दानव नगर उसका क्षेत्र है और इसलिए जियांग को कुछ नहीं होगा। जियांग उसकी ओर मुड़ी और उलझन भरी नजरों से स्पष्ट किया कि बूढ़ा आदमी उसके बारे में नहीं बल्कि उसके बारे में चिंतित था और पूछा कि क्या वह समझ गई है। ये सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गई। वह बगल की ओर देखने लगी और एक घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बात कैसे कहे। ये देखकर जियान का मन भ्रम से भर गया। बिना और समय बर्बाद किए उसने जियान की उंगली में एक अंगूठी पहनाई और बताया कि ये देवताओं का दिव्य और राक्षसी रक्त है। उसने बताया कि उसके परदादा ने उसे यह अंगूठी देने के लिए कहा था। इस अंगूठी में झाई परिवार का सारा सामान था और उससे मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया। जियांग उसे देखने लगा और उलझन में पड़ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसे सारा दिव्य और राक्षसी रक्त देने में इतनी उदार क्यों थी, और उसने सीधे पूछा कि इस उपहार की क्या शर्त है। उसने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि कोई शर्त नहीं है। उसने बताया कि उसके परदादा ने कहा था कि जब उसके बच्चे होंगे तो उन्हें जियांग उपनाम रखना होगा, और अगर कुछ बच गया तो ये देखा जा सकता है कि वे झाई उपनाम रख सकते हैं या नहीं। उसने जियांग का हाथ पकड़ा, दौड़ने लगी और कहा कि वे इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। उसने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि वह उसे कुछ नई बहनों से मिलवाने वाली थी जिनसे वह मिली थी। ये सुनकर हमारा लड़का थोड़ा उलझन में पड़ गया। कार की डिक्की में लोमड़ी की पूंछ वाली एक खूबसूरत महिला बैठी थी। झाई क्यून्यू ने बताया कि
वह 10,000 जानवरों वाले शहर की किनकियू लोमड़ी जनजाति की संत सू कायान कियान थी। उसके परदादा ने ही उसे ग्रेट तियानान टूर्नामेंट में जियांग का साथी बनाने के लिए ढूंढा था और कहा कि उसने पहले ही उनसे वादा किया था कि वह प्रतियोगिता के दौरान उसका अच्छा ख्याल रखेगी। सू कायान कियान की आंखें प्यार से भर आईं। उसने बताया कि उसने झाई क्यून्यू से जियांग के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसके अनुसार वह बहुत जवान और बहुत सुंदर था। घबराई हुई मुस्कान के साथ जियांग ने उसका अभिवादन किया और उसी क्षण उसे झाई क्यून्यू के व्यवहार में आए बदलाव का कारण समझ आ गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसकी एक लोमड़ी से दोस्ती हो गई थी। झाई क्यून्यू ने उन दोनों को कार में बैठने के लिए कहा। इसके अलावा उसने जियांग को बताया कि कायान कियान छठे स्तर के शिखर पर है और उसे आश्वस्त किया कि उसकी शक्ति उससे कम नहीं है। प्रसन्न भाव से उसने अपनी उंगली दिखाई और बताया कि सभी जानते हैं कि वह केवल तीसरे स्तर पर है और ग्रेट तियानान प्रतियोगिता में भाग लेना उसके लिए वास्तव में एक चुनौती थी। उसने उससे कहा कि वह खुद पर ज्यादा दबाव न डाले और कहा कि अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो वे बस हार मान लेंगे। जियांग चुप रहा। कायान कियान मुस्कुराने लगा और जल्दी से होटल चलने का सुझाव दिया। जियांग कार में बैठ गया और उत्सुकता भरे भाव से पूछा कि उन्हें होटल क्यों जाना है। झाई क्यून्यू शर्माने लगा और घबराई हुई नजरों से चुप रहा। कायान कियान ने बताया कि वे 3 विदेशी द्वीपों में से एक पिंगलाई द्वीप जा रहे हैं। उसी समय 3 द्वीपों की दिव्य अकादमी के पहले दिव्य प्रतिभाशाली व्यक्ति जू बक्सियन लावा में डूबे हुए थे। उनकी पीठ पर कई जले हुए निशान थे, लेकिन ये लावा की वजह से नहीं था। उसी समय कई पक्षी जैसे राक्षस उस पर जानलेवा नजरों से उतरने लगे। ये देखकर वह मुड़ा और उसका ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और अग्नि देवता की आंख का इस्तेमाल किया, जिससे लावा उसकी आंख में घुसने लगा। फिर उसने अग्निशोधन तकनीक का इस्तेमाल किया और अपनी आंख से राक्षसों की ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट किया, जिससे वे 2 टुकड़ों में कट गए। वह खड़ा हो गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसके अनुसार यह शक्ति प्रभावशाली थी, क्योंकि सिर्फ एक नज़र से ही वह छठे स्तर के जानवर को तुरंत खत्म कर सकता था। उसे अफसोस था कि दूसरे परिवर्तन में सिर्फ छठे स्तर का होने के बावजूद वह अभी भी अग्नि देवता की आंख की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका। हालांकि उसे यकीन था कि तियानयान प्रतियोगिता के लिए ये पहले से ही पर्याप्त होगा, क्योंकि यह एक सच्चा दिव्य घटक था। उसने ठान लिया था कि दक्सिया से जियांग चेन का सिर अंततः उसका ही होगा। वीडियो यहीं समाप्त होता है।